ये बताओ कि विज्ञान कक्षा 8वीं विज्ञान किस किस को चाहिए था। ये है हमारा क्वेश्चन बैंक जो हमें मिल चुका है। मैंने आप सभी से कहा था आएगा आएगा, भाई क्वेश्चन बैंक नहीं आया तो फिर क्या आया जीवन में, है ना। क्वेश्चन बैंक हर एक चीज का आता है। अब मुझे ये बताओ कि विज्ञान में किसको 80 में से 80 नंबर चाहिए, हाथ ऊपर करते जाना, ठीक है। ये मुझे मिला है हिंदी मीडियम वालों का है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी बिल्कुल चल रहा है। अगर मुझे मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगी। ये देखिए ना, सीखने के प्रतिफल यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले ये आपके जो लेसन से चीजें दी गई हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। भैया देखो, मेरा साइंस सब्जेक्ट नहीं है। पहली चीज, मुझे क्वेश्चन बैंक मिला। आप लोग मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं देख देख के परेशान हो गई हूँ, है ना। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश का मैंने सारा चीज आपको अवेलेबल करा दिया, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरी जान खा ले रहे थे। बोल रहे थे मैम आप ऐसा मत करो, इसका भी दे दो उसका भी दे दो। तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो देना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं। मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फसल उत्पाद एवं प्रबंध। भाई मुझे ऐसे ही मिला, मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। हाँ ना कुछ मत बोलना, मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों की बातें। आपने बोला था मैम क्वेश्चन बैंक चाहिए, मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आ चुकी। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चंस मिला लेना अपनी बुक में, कहाँ कौन से क्वेश्चंस हैं। इनमें से खरीफ फसल नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, धान, मक्का, चना, मूंगफली। आधुनिक समय में बुआई निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा की जाती थी। कल्टीवेटर, कुदाली, सीड ड्रिल या फिर खुरपी। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर ना मिले बता देना, अगर मुझे मिलेगा तो मैं तुम लोगों को दे दूंगी। यहाँ पर लिखा है खाद के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन बैंक का मुझे आंसर बैंक मिलता है मैं डेफिनेटली तुमको बताऊंगी, ठीक है। इनमें से कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है। फसल के दोनों का भंडारण करने से पहले उनमें से क्या निकलना अति आवश्यक होता है। रिक्त स्थान देखिएगा गाइस, रिक्त स्थान में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करती है। दूसरा, उर्वरक एक खालिस्तान पदार्थ है। साइलों में खालिस्तान का भंडारण किया जाता है। इसके बाद उत्तोलक तंत्र जिसका इस्तेमाल खेती की सिंचाई के लिए किया जाता है उसे खालिस्तान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फसलों को अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। कौन सी फसलें खरीफ की और काय की रहती है। हाँ मैं भी किसान की लड़की हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है, सॉरी। ठीक है, फसलों के साथ उगे अवांछित पौधों को खालिस्तान कहते हैं। इसके बाद देखिए, कपास एक रबी फसल है क्या। शत यहाँ पर दिया है 2, 4 डी एक खरपतवार नाशी है। बहुत बड़े खेतों वाले किसान अनाज के दोनों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, ड्रिप तंत्र को उपयोग जल की कमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है क्या। इसके बाद देखिएगा 70 उर्वरकों से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी। प्राचीन काल में जुताई, खरपतवार निकालना, खाद मिलाना आदि कम हल द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद अति लघु 3 क्वेश्चंस दिए हैं। फसल किसे कहते हैं। खरीफ फसलों के 2 उदाहरण, कृषि के 2 परंपरागत औजारों के नाम, फसलों और बीजों का भंडारण कहाँ होता है। रबी फसल के कोई 2 उदाहरण। अच्छा, आपको पैटर्न पता है कि नहीं, किस पैटर्न से आने वाला। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं। बस इतनी सी ही चीज है जो चेंज हुई है। सीड ड्रिल क्या है। सीड ड्रिल खरपतवार फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। नर्सरी के पौधों को छोटी छोटी थैलियों में क्यों उगाया जाता है। फसलों की कटाई के लिए किन किन औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। बुआई के लिए सही और अच्छे बीजों का चयन करना आवश्यक है। खेतों में बार बार एक ही तरह की फसल उगाने को मिट्टी की भैया ये सारे क्वेश्चन तो दे दिए तुम लोगों को। थोड़ी से क्वेश्चन बैंक कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ दे दिया है इसमें। खैर भाई जो आया था मैं तो आपको वही बता सकती हूँ।
दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस इस बार 20 नंबर के आने हैं। 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़े ध्यान से इनको कर लेना। इसमें से कितने नंबर का आएगा वो आपको ब्लूप्रिंट में मिलेगा, और ब्लूप्रिंट मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीव नहीं है? कौन सा सूक्ष्म जीव सामान्य सर्दी जुकाम को का कारक है? डेंगू के वायरस का वाहक क्या है? इनमें से कौन सा एक खाद्य परीक्षक नहीं है? कितने क्वेश्चंस याद कर चुके हो तुम लोग एसएसटी के हैं? फटाफट आंसर दो तो जब कर चुके हो तो, अगर कर लिए हैं तो, जिसने नहीं किए हैं भाई उसको सीखना पड़ेगा, है ना? तो करो भाई, याद करो, ये क्वेश्चन बैंक याद कर लो, बस इतने से आउट नहीं जाएगा। दूध को 70 डिग्री सेल, यार मैं एसएसटी क्यों कह रही हूँ, ये साइंस का है, सॉरी, है ना? एसएसटी का भी आ गया है, हिंदी मीडियम वालों का आया, इंग्लिश मीडियम वालों का भी मैं देख रही हूँ, मिलेगा तो मैं डेफिनेटली डाल दूंगी। दूध को 70, ये वो वाले सैंपल पेपर नहीं है जो मैंने आपसे कहा था, ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक आई है इस बार। फिर इसके बाद अगर सैंपल पेपर आएंगे तो मैं वो भी डाल दूंगी। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर एकाएक ठंडा करने की विधि कहलाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम है भाई। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए की आवश्यकता होती है। मादा एनोफ्लीज खालिस्तान रोग की वाहक है। डेंगू केवन की खोज किसने 1857 में की थी। सोडियम वेंजोएट एक खालिस्तान है जो जैम आदि को संदूषित होने से बचाता है। पेनिसिलिन एक खालिस्तान है। खालिस्तान एक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ईस्ट का इस्तेमाल रेशा उद्योग में किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। खसरा विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। सामान्य सर्दी जुकाम संचरणीय रोग नहीं है। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सूक्ष्म जीव का उपयोग वैक्सीन के रूप में किया जाता है। अति लघु उत्तरीय में ये क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा आएंगे एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे 6 आपके 12 नंबर के। इसके बाद आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे 18 नंबर के, मतलब ये क्वेश्चंस 2-2 नंबर के आएंगे, ये क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे। तो थोड़ा सा अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? ओके, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अब थर्ड लेसन देख लेते हैं। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक यहाँ पर दिया है। इनमें से संश्लेषित रेशा है, किस रेशे को इस्तेमाल पेट बोतल बनाने के लिए किया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। इस रेशे को कृत्रिम सिल्क भी कहते हैं। किसको कहते हैं भाई बताओ जरा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्लास्टिक से संबंधित असत्य विकल्प चुनकर आपको लिखना है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अगर आप बताना मुझे यार, आंसर तो बताओ आप लोग, एक आध आंसर तो दो भाई कम से कम। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक खालिस्तान है। पैराशूट खालिस्तान से बने होते हैं। प्राकृतिक ऊन के स्थान पर आजकल खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें खालिस्तान पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ कहते हैं भाई? पीवीसी का विस्तृत नाम क्या है? सही गलत देखो। रेयॉन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है। प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है। सत्य असत्य। प्लास्टिक एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना है। एक्रिलिक से बनी वस्तुएं ऊन के मुकाबले महंगी होती हैं। पॉलीथीन पीवीसी आदि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है पॉलीकोट किन रेशों का मिश्रण होता है? पॉलीवूल किन रेशों का मिश्रण होता है? नायलॉन के 2 उपयोग लिखना है आपका एंड प्लास्टिक के 2 उपयोग लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। ये वाले क्वेश्चंस भी देख लो। ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के, ठीक है? ये वाले सारे कर लेना आप लोग, ठीक है?
भाई क्वेश्चन बैंक में आया है, पता नहीं थोड़ी इस बार अजीब सी आई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन अगर इसमें दिए तो डेफिनेटली आएगा। 8 ग्रेड में भी ऐसा ही रहता है एंड इसमें भी ऐसा ही रहता है। टिक लगा लेना, बहुत सारी चीजें तुमको इनमें से याद होंगी। इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सा भौतिक गुण अधातु में नहीं होता है? धातु ऑक्साइड का विलयन नीले लिटमस को लाल करता है या लाल लिटमस को नीला करता है, या फिर लिटमस पत्र की कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर नीले लिटमस को बैंगनी कर देता है? वो आप लोग बताएं। इनमें से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? पारा, सोडियम, कॉपर, कैल्शियम। जब CuSO4 के लोहे Fe के साथ अभिक्रिया करता है तब बनता है, क्या बनता है इनमें से? कुछ धातु क्षारों के साथ अभिक्रिया कर गैस बनाते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जरा आप लोग। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉपर आयरन की अपेक्षा खालिस्तान अभिक्रियाशील है। केरोसिन मिट्टी के तेल में खालिस्तान धातु को संग्रहित करके रखा जाता है। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके खालिस्तान और खालिस्तान बनाती है। नमक और लवण है ना। खालिस्तान में धातुओं और अधातुओं दोनों गुण होते। लोहे में पता नहीं मुझे, मेरा साइंस सब्जेक्ट नहीं है, बस मैं क्वेश्चन बैंक दे रही हूँ। अधातुएं में खालिस्तान से अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं ऑक्साइड खालिस्तान प्रकृति की होती है, जबकि अधातु ऑक्साइड खालिस्तान प्रकृति की होती है। सही गलत? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अधातु का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। सोने सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। फास्फोफोरस वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कर लेने, 2 नंबर में आ सकते हैं। धातुओं के 2 गुणधर्म बताना है जिन धातुओं के चाकू से काटा जाता है। इसके बाद आपके अधातुओं के कोई 2 उपयोग, उपधातु क्या होती है, जंग की प्रकृति कैसी होती है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को बताने ही बताने हैं, ठीक है, और करने ही करने, याद कर लेना अभी तक नहीं किए होंगे तो, ठीक है। ओके, इसके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, आगे देख लेना इस लेसन में से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं दीर्घ उत्तरीय वाले। जिस लेसन में से आ रहे हैं बस उसके ही करना, बाकी के मत करना आप लोग, है ना। यहाँ पर देखिए कोयल और पेट्रोलियम, कोयल और पेट्रोलियम की बात हो रही है आपके अध्याय मतलब 5 की बात हो रही है। 5 में ये कोयला और कोयल कह रही थी क्या मैं, कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिक। जब कोयले को वायु में गर्म किया जाता है तब मुख्य गैस बनती है, अब ये नहीं पता, कोयला गैस है। नैफ्थलीन की गोलियां बनाने में इनमें से किस को इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से किसे काला सोना भी कहा जाता है? सीएनजी का प्रसारित रूप क्या है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, ये भी बताना है। इसके बाद खालिस्तान का परिवहन पाइप द्वारा आसानी से हो जाता है। वायु, मृदा, खनिज आदि खालिस्तान संसाधन है। इसके बाद खालिस्तान और खालिस्तान जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आजकल कोल तार के स्थान पर खालिस्तान का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। इसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ किए जाते हैं जिन्हें कहते हैं विश्व का पहला तेल का कुआं 1859 में खालिस्तान नामक स्थान पर ड्रिल किया गया था। ये क्वेश्चंस याद कर लेना, क्वेश्चन बैंक में आए हैं डेफिनेटली है कि आपके आएंगे, और ये वाले ध्यान देना इन पर। कोक का एक उपयोग, कोयले के उपयोगी उत्पाद कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम का जीवाश्म ईंधन क्या है, भारत के पेट्रोलियम के भंडार किन स्थानों पर हैं, PCRA का प्रसारित नाम क्या है, बिटुमेन का उपयोग बता देना है। इसके बाद आप देखिए लघु उत्तरीय में क्या क्वेश्चंस हैं। पेट्रो रसायन किन्हें कहते हैं, इनका क्या उपयोग है, प्रयोगशाला में जीवाश्म ईंधन बनाना क्यों असंभव है, कोल तार क्या है, इसके 2 उदाहरण, पेट्रोलियम परिष्करण क्या है, प्राकृतिक गैस अन्य ईंधनों से किस प्रकार बेहतर है। इसके बाद कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारों में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर होती है, ऐसा क्यों होता है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय के ये क्वेश्चन जब करना जब तुम्हें ये पता हो इसमें से 5 नंबर का आना है कि नहीं इस लेसन में
से। कौन कौन से क्वेश्चन इनमें से और कर सकते हो, ये वाला महा इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की व्याख्या। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सोच समझकर क्यों करना चाहिए? एलपीजी कोयले की तुलना में एक अच्छा ईंधन होता है। आजकल पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग किया जाता है, क्यों ऐसा होता है? पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों और उनके उपयोगों का वर्णन करना। और कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, एक मिनट रुकना गाइस, सारे क्वेश्चंस हैं वैसे तो, सभी इसी में होता है। खत्म हो गई भाई, खत्म। 18 पार्ट हैं आपके। चलिए ठीक है, 6th से मैं कल बता दूंगी यार, बहुत टाइम लगेगा इसमें इसलिए। और सोशल साइंस का भी डेफिनेटली आ रहा है, टेंशन मत लो यार, इतना मैं सब कुछ करवाऊंगी, बोला तो है। ठीक है, आप लोगों की टीचर से ये क्वेश्चन समझ लेना, अगर प्रॉब्लम रहे और कोई क्वेश्चन ना मिले तो पूछ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जैसे के जैसा आया तो मैंने सोचा आप लोगों को वैसे का वैसा दे दूं। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे इसमें से ये नहीं पता कि इतने क्वेश्चन ही क्यों आए, ये नहीं आया वो नहीं आया, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।